वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम फिजिक्स 2 की एक प्लेलिस्ट बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और धमाकेदार टॉपिक और एक और धमाकेदार लेक्चर। यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। तो देखिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपन बोर्ड की तरफ और यहाँ अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो आप बताइए मुझे कि अपवर्तन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो आप कहेंगे जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, जब आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो आपका पॉली सरफेस था, एक था कि नहीं था। तो देखिए, प्रकाश की किरण ऐसी आ रही थी और टकरा के ऐसी लौट जा रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारी लाइट की रे है वो क्या कर रही थी, एक ही माध्यम में से आ रही थी और एक ही माध्यम में जा रही थी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं आ रही थी। जैसे यहाँ से एयर से आई है और एयर में ही वापस चली गई। तो इसे हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन बोलते थे, परावर्तन बोलते थे। तो अब अपवर्तन किसे बोलते हैं। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि ये आपका एक कांच का कोई क्या है, बॉक्स है और ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। अब देखिए, लाइट की जो रे आएगी, प्रकाश की किरण आएगी, वो ऐसी आएगी और विचलित होगी थोड़ी ऐसी और ऐसी बाहर निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो लाइट की रे है ना, वो एयर से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है भाई, इसको जाना तो यहाँ पे चाहिए था लेकिन ये विचलित हो गई, अपने मार्ग से भटक गई और तिरछी होकर यहाँ से ऐसे निकल गई। और यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, मीडियम। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कांच है तो यहाँ पे इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये कांच से कहाँ चली गई, कांच से ये गई है कहाँ पे, एयर में, इसीलिए अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, अपवर्तन बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है मेरे भाई कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे है और ये क्या है, आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। तो इनको अलग करने के लिए अपन क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। तो ये क्या बन गया, नॉर्मल बन गया आपका। यहाँ पे भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। चलिए इसको समझते हैं आगे, अभी इतना ही ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे अपन बना रहे हैं एक डायग्राम, ये अलग से, ये क्या है आपका, एक कांच का कोई ट्रांसपेरेंट भाग है या पार्ट है, ये कुछ इस तरह से। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे कि आपकी रे आएगी एक, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो ये इंसिडेंट रे हो गई। अब जैसे ये दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगा भाई, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी इस तरह से। ये क्या हुई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। और यहाँ पे क्या थी, ये कांच में थी और कांच से दूसरे माध्यम में जा रही है, मतलब एयर में जा रही है। तो यहाँ पे भी ये क्या होगी, विचलित हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आपकी इंसिडेंट रे थी और ये आपकी क्या है, अपवर्तित रे है, अपवर्तित किरण है। ये आपकी कौन सी थी, आपतन किरण जो आ रही थी, और ये क्या है तुम्हारा, आपकी अपवर्तित किरण। अपवर्तित मतलब यहाँ पे इसका अपवर्तन हो गया है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया अपन ने। यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा। ये क्या है, आपका नॉर्मल है। तो देखिए ये वाला जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं अपन, आपतन कोण बोलते हैं। आई से इसे शो करते हैं। जो आपतन किरण अभिलंब के साथ एंगल बनाती है, कोण बनाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं और उसे आई से शो करते हैं। और नीचे क्या होगा, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आर बनेगा। क्यों बन रहा है यार ये, तो देखो जो अपनी अपवर्तित किरण है ये अपवर्तित हो गई है, यहाँ पे अपवर्तन इसका हो गया है इस रे का। तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, जो एंगल बनाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जो अपना परावर्तन था, रिफ्लेक्शन था, उसमें आई आर के बराबर रहता था, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन में क्या होगा कि आपका जो आई है ये आर के बराबर नहीं होगा, ये अलग होगा, या तो बड़ा होगा आर से या आर से छोटा होगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। तो भाई ये रहता है आपका अपवर्तन। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अपवर्तन की परिभाषा को। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को, अर्थात
अपवर्तन की परिभाषा को, किस प्रकार से आप उसकी परिभाषा को लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था वहीं यहाँ पे लिख दिया है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए माध्यम कितने होते हैं अपने, तो माध्यम अपन दो तरह के लेते हैं। एक माध्यम होता है आपका सघन, कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम। दूसरा कौन सा माध्यम होता है, तो दूसरा माध्यम होता है विरल माध्यम। क्या होता है मेरे भाई, विरल माध्यम। अब ये सघन माध्यम क्या होता है, तो सघन माध्यम का मतलब ये है कि ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स, जिसके अणु पास पास हों, उसे हम क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं। और विरल माध्यम का क्या मतलब है, एक ऐसा माध्यम जिसके पार्टिकल क्या हों, दूर दूर हों, उसे हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। अब देखिए होगा क्या, होगा ये, मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, ये कांच का एक बॉक्स है। ये कांच कैसा है आपका, ट्रांसपेरेंट है। अब यहाँ से कोई किरण आ रही है, कोई रे आ रही है, इस तरह से। कहाँ से आ रही भाई, सन से आ रही है, ठीक है। कोई किरण आ रही है प्रकाश की, कोई रे आ रही है। और ये आपका ऊपर मीडियम क्या है, यहाँ पे जो मीडियम है ये है एयर। ये एयर के मीडियम से कहाँ जा रही है भाई, ये कांच में जा रही है, ग्लास में जा रही है। ये क्या है आपका, ग्लास है। तो यहाँ पे जो एयर है वो विरल माध्यम है और जो ग्लास है वो क्या है, सघन माध्यम है। जब आपकी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ड्रॉ करते हैं एक अभिलंब, ये कहलाता है आपका अभिलंब। तो ये क्या करेगी, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी कुछ इस तरह से। जाना इसको यहाँ था, लेकिन ये क्या कर रही है, अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। क्यों झुक रही है ये, क्योंकि हमें पता है जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह क्या करेगी भाई, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये आपका अभिलंब है, इसकी तरफ ये रे झुक गई है। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। तो देखिए क्या होगा, ये जा रही है आपकी प्रकाश की किरण, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे आपका जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसे क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। अब देखिए जो आई है वो आर के बराबर है, ये जरूरी नहीं है भैया, बड़ा छोटा भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्या है, कांच का कोई बॉक्स है, यहाँ से कोई रे आ रही है, मान लीजिए ये क्या आ रही है भैया, लाइट की रे आ रही है कुछ इस तरह से। ये आपका ग्लास है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा आपका, एयर होगा। अब देखिए अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। तो ये आपका ग्लास सघन माध्यम है, इससे कहाँ जा रही है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जा रही है, तो ये आपका अभिलंब हो गया। तो ये क्या करेगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। ये आपका अभिलंब है, इससे दूर क्या हो गई, आपकी प्रकाश की किरण हो गई। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। देखिए यहाँ पे जो कोण बनता है अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच में, उसे हम बोलते हैं आई। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण आर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नियम क्या होंगे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, तो अपवर्तन का पहला जो लॉ है, पहला नियम है, ये अपन से कहता है कि ये जो आपकी आपतित किरण है जो आ रही है इंसिडेंट रे, और आपकी ये अपवर्तित किरण ये जा रही है अपवर्तन के बाद,
तो ये क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। इसका मतलब क्या है, एक ही प्लेन का मतलब है एक ही तल में होंगे। यहाँ पे ये आ रही है, ये आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है और ये आपकी परावर्तित किरण है। ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ये बोलता है अपवर्तन का पहला नियम। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना क्लियर होगा। और दूसरा नियम अपन से कहता है कि ये आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये कहता है अपन से रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम, मतलब अपवर्तन का दूसरा नियम। अब ज्या का मतलब क्या है, ज्या का मतलब यहाँ पे साइन से है। इसका क्या मतलब हुआ, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर का जो रेशियो है ये क्या है भैया, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अपन इसको करते हैं शो म्यू से। किससे शो करते हैं मेरे भाई, इसको शो करते हैं अपन म्यू से। तो ये क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर होगा। तो क्या कहता है ये दूसरा नियम, दूसरा नियम अपन से ये कहता है कि ये आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसे अपन म्यू से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू का क्या मतलब होता है, म्यू को अपन बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। म्यू को अपन बोलते हैं अपवर्तनांक। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किसको, अपवर्तन के नियम को, कि किस प्रकार हम एग्जाम में उसको लिख सकते हैं। देखते हैं कि हम अपवर्तन के नियम को किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहला जो नियम था, क्या कह रहा था अपन से कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही समतल में होंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या है, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है, का एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखो अपवर्तनांक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे म्यू के आगे 1 2 क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए अपन ने क्या लिखा है, 1 म्यू 2 लिखा है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतना क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो देखिए क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशियो होता है वो निश्चित होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन है आपकी किसकी, अपवर्तनांक की। ये नियम किसने दिया था, तो ये जो नियम है वो दिया था स्नेल भाई साहब ने। किसने दिया था, स्नेल ने दिया था, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि म्यू की डेफिनेशन क्या होगी और कितने तरह का म्यू रहेगा हमारा। एक्चुअली डेफिनेशन तो हमने यहीं पे पढ़ ली है। अब देखेंगे कि जो आपका म्यू है कितने प्रकार का है। म्यू का मतलब किससे है, अपवर्तनांक से है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपवर्तनांक कितने प्रकार का होगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अब देखते हैं अपवर्तनांक के प्रकार को। तो अपवर्तनांक हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला होता है क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए जब आपकी प्रकाश की किरण वायु या वैक्यूम से, किससे, या तो आपका एयर या वैक्यूम से किसी माध्यम में जाती है तो हम कहते हैं एयर के सापेक्ष उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपका क्या है, कांच का गिलास है, ये सॉलिड है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, तो ऊपर माध्यम किसका है, ऊपर एयर है, तो यहाँ पे क्या है आपका सॉलिड है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण
एयर या वैक्यूम के माध्यम से कहाँ जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है। दूसरा माध्यम आपका लिक्विड भी हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं। तो देखिए क्या होगा कि जो अपन को अपवर्तनांक मिलेगा, जो म्यू की वैल्यू मिलेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसकी डेफिनेशन अपन समझेंगे। अभी इतना समझिए कि जब आपकी प्रकाश की किरण एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो हम एयर के सापेक्ष उस दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो एयर से कहाँ जा रही है, सॉलिड में जा रही है। सॉलिड में आपका कांच है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक अपन को मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जब आपकी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तब जो हमें अपवर्तनांक मिलेगा, जो म्यू की वैल्यू मिलेगी, उसको हम बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पहला मीडियम है वो एयर को छोड़ के क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। लिक्विड के अलावा क्या हो सकता है आपका, लिक्विड के अलावा सॉलिड हो सकता है। तो लिक्विड या सॉलिड मीडियम से कोई रे आपकी कहाँ जाती है, किसी और माध्यम में जाती है, ठीक है। माध्यम आपका कोई सा हो सकता है, दूसरा माध्यम। दूसरा जो माध्यम है आपकी एयर भी हो सकती है, आपका लिक्विड भी हो सकता है, आपका सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन पहला जो मीडियम है वो क्या होगा, यहाँ पे एयर नहीं होगा या वैक्यूम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भाई जो पहला मीडियम है वो दो ही हो सकते हैं, या तो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। वो जो दूसरा मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है तीनों में से। तो समझ गए होंगे आप कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हम कहते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है आपका, एक सॉलिड है, कांच है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है एयर से, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए ये क्या है, सॉलिड, ये सॉलिड है। सॉलिड से मतलब कांच से ये प्रकाश की किरण जा कहाँ रही है, एयर में जा रही है। कहाँ से जा रही है, कांच से जा रही है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे, क्योंकि ये जा कहाँ से रही है, सॉलिड मीडियम से जा रही है, एयर से नहीं जा रही, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की डेफिनेशन और सापेक्ष अपवर्तनांक की डेफिनेशन, और जो भी डाउट है डेफिनेशन के थ्रू हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा को, किस प्रकार से आप परिभाषा को एग्जाम में लिखेंगे। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना तो मैंने बता दिया था। अब देखिए इसी का जो दूसरा रूप है, जो इसकी सरल डेफिनेशन है, वो अपन से क्या कहती है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए एक बार और देख लीजिए क्या हो रहा है। वायु या निर्वात में प्रकाश की जो स्पीड है, लाइट की स्पीड है, और मीडियम में लाइट की स्पीड है, उसके रेशियो को अपन क्या बोल रहे हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन भी। सी क्या है आपकी, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, लाइट की स्पीड है, और भी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, मतलब माध्यम में, मीडियम में प्रकाश की स्पीड है, लाइट की स्पीड है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा को। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की डेफिनेशन को। देखिए जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है और जो सापेक्ष अपवर्तनांक है, इनके फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस डिफरेंस है तो इनकी डेफिनेशन में और इनकी जो रिलेटेबल चीज़ें होती हैं उनमें। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
सापेक्ष अपवर्तनांक। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इससे μ1 और 2 से प्रदर्शित करते हैं। ये 1 2 क्यों लिखा है? 1 2 का मतलब ये है कि जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। यहाँ कुछ नहीं है। ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन अपन से ये कह रही है कि जब आपकी प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपन पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम के अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। और उसी को अगर सरल भाषा में लिखना चाहें तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपन पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला भी वही होगा। क्या होगा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होगा μ = sin I अपॉन sin R। फॉर्मूले सेम है सबके, ठीक है ना? तो ये होता है अपना सापेक्ष अपवर्तनांक। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के टॉपिक क्लियर होंगे। तो आज अपन ने पढ़ा क्या क्या? तो आप कहेंगे सबसे पहले हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े, फिर हमने पढ़ा अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इसके टाइप्स को भी हमने समझा। उम्मीद करता हूं कि आज के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे अपन पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।